अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट एक नया कानून पास कराने जा रही है। इस कानून का मकसद ये होगा कि शहर में जो गैर कानूनी तामीरात होगी उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, फीसेज ली जाएंगी और कानूनी शक्ल इख्तियार हो जाएगा। इस कानून के तहत असेंबली में अपोजिशन की सख्त मुखालफत का सिंध गवर्नमेंट को सामना है। आया कि सिंध गवर्नमेंट ये कानून क्यों ला रही है, सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ जानेंगे, साथ साथ जो अपोजिशन जमातें मुखालफत कर रही हैं उसकी वजह क्या है। लेकिन शहरियों का कहना यह है कि जिस तरह शहर कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा। शहरियों को गैस, पानी, बिजली और तरह तरह के बेशुमार मसाइल का सामना रहेगा। इस कानून के तहत गैर कानूनी तामीरात होगी और उसके बाद उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। शहर में जब कोई इमारत, टावर खड़ा होता है, अगर मिसाल नस्ला टावर ही की ले लें तो 5 से 8 साल लगने के बाद एक टावर खड़ा होता है और उसको फिर गैर कानूनी करार दिया जाता है जब उसमें शहरी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है वो महकमे, वो इदारे क्या काम कर रहे हैं जो उसको मावनत फराम करने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आने वाले दिनों में इस कानून के पास होने के बाद होता कुछ यही नजर आ रहा है कि मावनत ही फराम की जाएगी, पैसा लिया जाएगा, मुंह बंद रखा जाएगा और शहर के नक्शे को बिगाड़ दिया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम, अपोजिशन, सियासी जमातें और सिंध गवर्नमेंट क्या मौकिफ रखती है, आइए आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर, इस कानून पर डिस्कशन करते हैं। एक आपके इल्म है कि एक ऑर्डिनेंस जो है फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दी, ये जो आजकल चल रही हैं इश्यूज, जो बिल्डिंग्स हैं या जिन जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे मकानात बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने, एक कानून के जरिए कमीशन बनाने की बात की गई है जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है। पूरे सूबे के लिए है और इसमें कोई सिर्फ ये नहीं है कि जी बिल्डिंग्स की बात है, बल्कि हम तमाम उस आबादी की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसी जगहों पर, ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसी जमीनों पर रहते हैं जो किसी न किसी कानून की जद में आते हैं और ये इम्कान है कि उनके घर जो हैं वो तोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा बिल्कुल ब्लाइंड किस्म का कमीशन नहीं होगा, कानून नहीं होगा कि आंख बंद करके जिसको चाहे रेगुलाइज कर लें। कमीशन बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में होगा और रिटायर्ड जज होगा जो भी, और उसके साथ कमेटी के कुछ मेंबर्स, कमीशन के कुछ और मेंबर्स होंगे। वो ये फैसला करेंगे हर केस में कि जी इसकी रेगुलाइजेशन किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, अभी ये फैसला बड़ा कबल वक्त होगा मेरे लिए भी या कैबिनेट के लिए भी। एक कमीशन बनाया जा रहा है, ये फैसला वो कमीशन करेगा कि लोग उससे रुजू करेंगे कि जी मैं इस इमारत में, इस घर में, इस जमीन पर रहता हूं, और जो भी तरीकेकार वो सारे अपने PTOs बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे गवर्नर साहब अगर इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे देते हैं तो फौरन ये फिर कानून की सूरत में आ जाएगा। उसके बाद ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो फिर अपना काम शुरू करेगा। तो ये अभी बैठ के हमने नहीं तय किया कि जी कौन सी बिल्डिंग इसमें आएगी, कौन सी नहीं आएगी। लोग खुद रुजू करेंगे, कमीशन से दरखास्त देंगे, फिर उस दरखास्त की रोशनी में कमीशन फैसला करेगा कि इनके साथ क्या करना। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6000 से जायद, उन्होंने इसमें तादाद भी तकरीबन 6000 से जायद इर्रेगुलर सोसाइटीज हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है। अब PTI के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में ये हराम कैसे हो सकता है। इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसमें हमारे वजीर आजम साहब का भी फ्लैट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज किया, 18 अरब रुपए जुर्माना किया। बनी गाला, जो पाकिस्तान के शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो 22 करोड़ में जो इतने बड़े घर में रहता हो, शायद इमरान खान वाहिद आदमी को जो इतने बड़े घर में रहते हैं, वो वायलेशन में बना था, इलीगल था। उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वजीर आजम ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा लिया। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उन बातों को याद रखना चाहिए जो इनके लोग जाके वहां ड्रामेबाजी करते हैं नस्ला टावर के बाहर खड़े होके, गुजर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियां करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के खिलाफ हो जाओ। लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं तो सूबा सिंध के लोगों से कहूंगा कि इनको पहचाने, चाहे MQM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पे आए।
इनका मसला ये नहीं है कि लोगों के मसले हल हों। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं गुजारिश इनसे करूंगा कि पंजाब का जो ऑर्डिनेंस आया है मैं भेज दूंगा आपको, आप पहुंचा दीजिएगा उनको, वो पढ़ लें कि उसके अंदर क्या है। और अगर सूबा सिंध की हुकूमत अपने सूबे में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रही है कि उनके सरों पर जो छतें हैं वो महफूज रहें, वो दरबदर ना हो। आइन में तरीक़ेकार मौजूद है कि ऑर्डिनेंस कैसे निकलता है, आइन में तरीक़ेकार मौजूद है कि कानून कैसे बनता है। हमने तो एक कमीशन बनाया है एक जस्टिस साहब की सरबराही में कि वो चेक करेंगे जिसको रेगुलर करना है, जिसको नहीं करना, ये तो उनका इख्तियार है। हम थोड़ी सिंध गवर्नमेंट उनको लिस्ट भेजेगी कि ये जी आप इसको रेगुलराइज कर दें, ऐसा नहीं है। ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए अब आपको अवाम का इस तमाम तर सूरत हाल में मौकिफ क्या अवाम रखते हैं इस ऑर्डिनेंस को लेके, ये भी जान लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये जो कानून साजी की बात हो रही है, इसको बहुत पहले सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी हुकूमत कब से है, 1900 से सारी चीजों का ख्याल क्यों नहीं आया। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अदारा तो है ही सिंध हुकूमत के तहत, उस वक्त सारे गलत काम क्यों हुए ये देखा जाना चाहिए। और उन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए जो इस गलत काम के जिम्मेदार हैं, जो लोगों को पहले इजाजतें देते रहे और आज ये बात कही जा रही है नहीं ये सब कुछ गलत हुआ है। तो ये पहले इसका तयन होना चाहिए, उसके बाद जो है डिमोलिश करने की बात करनी चाहिए या नया कानून लाने की बात करनी चाहिए। देखें, अगर आप इस तरह के कानून ला रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद से ही लोगों को ये शय दे रहे हैं कि आप मजीद जो है ना वो कब्जे करें। पहले जो है ना लोगों को बड़ी तादाद में लियारी में आकर आप देख लें या कच्ची आबादियों की तरफ जाकर देख लें कि लोग बड़े बड़े प्लाजे बना रहे हैं, 60-60 गज की जो है प्लॉट हैं और उसके ऊपर 7-7 और 8-8 और 10-10 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। ये इलीगल इमारतें जब टूटती हैं, जब गिरती हैं, लोग इस मलबे तले दब जाते हैं। अगर आप ऐसी चीजों को रेगुलाइज करने जाएंगे और इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो फिर तो आप लोगों को हौसला दे रहे हैं कि आप जहां चाहें कब्जा करें, गैर कानूनी तामीरात करें। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता है तो फिर उसके ऊपर हम भाग जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, फिर कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं आएगी, फिर कोई अदारा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जाया हो गया। दरअसल कराची में जिस तरीके से ये इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से ये जंगल बना दिया गया और अब कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लेने शुरू किए हैं। इस ऑर्डिनेंस में दोनों बातें मौजूद है कि एक तरीके से वो लोग जिन्होंने लूटमार की उन्हें पूरी की पूरी प्रोटेक्शन भी मिल सकती है और दूसरी चीज जो वहाँ के मकीन है उनके लिए एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, ये सिर्फ किसी हुकूमत के हवाले ना किया जाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए अब चलते हैं इस ऑर्डिनेंस के हवाले से ऑपोजिशन का क्या मौकिफ है ये भी आपको सुनवाते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है ये उसी करप्शन का सिलसिला जारी है जो माजी में बिल्डिंग अप्रूवल्स के लिए एग्जिस्ट करता था, जिसके तहत दसला टावर जैसे बेतहाशा बिल्डिंगें बनी, जिधर पैसे लेके गलत काम किए गए, रेगुलाइज किए गए, अप्रूवल दी गई और जब वो कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने उसके अंदर भी वेख निकाल के उनको कहा ये गलत है। ये इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बिल्डिंग को रेगुलाइज किया जा सकता है जो कि जिसकी इमारत तो बनी हो, सिर्फ जिसकी फाउंडेशन 3 मंजिल के लिए रखी गई हो और उसके ऊपर 10 मंजिला बिल्डिंग बना दी गई हो। ऐसी कोई जगह जो कि कमर्शियल बिल्डिंग बना दी रेजिडेंशियल एरिया में या किसी एमिनिटी के ऊपर बना दिया गया, ये सारी चीजों को एक्सेप्शनल करके रखना चाहिए कि कमीशन जो भी होगा इनको रेगुलाइज नहीं करेगा। दूसरी चीज जो है कि रेगुलाइजेशन के प्रोसेस के लिए पहले सर्वे तो किया जाए कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है शहर कराची की। इनको अंदाजा ही नहीं है इस शहर में जितने पोर्शन बने हैं, जितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बन गई है, पूरा ओल्ड सिटी के अंदर बिल्डिंगें बनी है बगैर किसी अप्रूवल के। ये एक 5 वक्ती कमीशन 1-2 साल में तो इस काम को मुकम्मल भी नहीं कर सकता। फिर अफसोस की बात यह कि इन्हीं ने आइंदा के लिए जो बिल्डिंगों के अप्रूवल है उनका स्टाइल सही कर लिया, उसके लिए इंश्योर कर लिया कि अब कोई गलत परमिट नहीं आएगी। पहले तो वो काम किया जाए, मुस्तकबिल की फिक्र को, बाजी को तो चलो किसी तरीके से समेटेंगे, लेकिन मुस्तकबिल जो रोज बिल्डिंग बन रही है, क्या आप बिल्डिंगें बननी फिर रोक दोगे? इससे कभी आपके पास वो कवानीन ही नहीं है।
अभी तक यही नहीं पता कि लैंड टाइटल कौन से। अब देखिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, एक आम शहरी अगर कोई फ्लैट लेने जाता है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो बिल्डिंग का नक्शा है ये सही है। जैसे कि जिनके पास एनओसी थी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, वो तो वो भी वैलिड नहीं है। तो वो आदमी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, लाखों की इन्वेस्टमेंट कैसे कर दे, अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगाता है, उसके बाद आप आंखें तोड़ देते हैं। मजलूम मारे जाते हैं, जालिम को कोई सजा नहीं होती। इस पूरे 10 लाख के टावर के वाकये में विक्टिम कौन है? रिहायशी। कसूर उनका क्या है कि उन्हीं ने पैसे दिए और अपने लिए घर खरीदा। जिन्हीं ने पैसे कमाए वो अफसरान, जिन्हें रिश्वत ली वो मजे कर रहे हैं। बिल्डर वो भी मजे कर रहा हो, इसीलिए उसने वो प्रोजेक्ट किया। तो ये इस तरीके से तो काम चलता रहेगा तो शहर कराची बर्बाद होता चला जाएगा। देखिए ये लोगों को गुमराह करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके अंदर इमरान खान का, बजीगादा का वो कर दिया। अरे भाई तुम्हारे तो बिलावल भुट्टो साहब का जो घर है तुमने तो उस पर पब्लिक रोड के ऊपर ताला बंद करके रख दिया था। इमरान खान का कसूर ये कि उसने 100 एकड़ के ऊपर एक फार्म डिक्लेयर किया। 4 एकड़ के फार्म पे भी उतनी ही जगह बनती है जितनी 100 एकड़ के। तो वो तो इससे 10 गुना ज्यादा भी बना लेता, लेकिन उसको 10 फार्म्स डिक्लेयर कर देता तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। वो एक शरीफ नफ्स आदमी है। उसने जो पूरे बनीगाला के अंदर कानून आया कि इतने स्क्वायर फुट से ज्यादा हो तो इतनी पेनल्टी देकर रेगुलाइज कर लो, वो उसने रेगुलाइज करे। 100 एकड़ में उसने बनाया क्या है देखो तो। सिर्फ ये पब्लिक स्लोगनरिंग है, पॉलिटिसाइज करने का एक इशू का है। इमरान खान के फार्म का कोई इशू नहीं है। हाँ, बात जो दुरुस्त है वो ये है कि पूरे मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अगर रेगुलाइजेशन की इजाजत इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, तो सिंध के अंदर किसी ने रोकी नहीं है। सिंध के इस मामले में ये खुद जिम्मेदार है। इन्हीं ने क्यों नहीं कानून बनाया था वक्त के ऊपर? पंजाब ने बनाया, उन्हीं ने रेगुलाइज किया, उनकी असेंबली ने पास किया वो कानून। आप भी लेके आते, आप भी एक अच्छा कानून बनाते। वहां के कानून हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। हर किस्म की इरेगुलरिटी मौजूद है, उसको दुरुस्त करने के लिए मेरे ख्याल से 5 रुकनी कमीशन जैसी 50 कमीशनें भी चाहिए तो 4 साल लगेंगे। ये जो अब रेगुलराइजेशन का कानून बनाने जा रहे हैं, जिसपे आप अभी इस वक्त सवाल आपने किया है, रेगुलराइजेशन भाई आप मतलब आपने कॉलोनी समझ लिया इसको। जैसे अंग्रेज के दौर में जब वो ब्रिटिश रूल था तो कॉलोनी था, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा शोर सगीर था ये कॉलोनी था। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसको कॉलोनी समझ लिया है और वो कॉलोनाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं। आज भी वही कानून जो है ना उसी को लागू करता है चीफ मिनिस्टर। जब उसके पास कोई दरखास्त लेके कोई भी शख्स जो उसका इन्वेस्टर होता है, या पीपल्स पार्टी के तो इन्वेस्टर्स है ना, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? वो इसी तरह से निकालते हैं। किसी की शुगर फैक्ट्रियां चल रही, शुगर मिलें चल रही हैं, किसी की फ्लावर मिलें चल रही हैं, किसी का जनाब वाला वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उन्होंने तो निकालना, अपने पैसा जो इन्वेस्ट किया था उसको निकालने के लिए रास्ते बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर कर रही है कि मफाद आमा की जगह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो सिंध हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब देने जा रही है कि भाई मुकन्नना हम हैं और अब हम इन चीजों को रेगुलराइज कर देंगे, तो आप क्या कर लेंगे? मतलब अगर उसको दूसरे जावी से देखा जाए तो ऐसे ही बात है कि भाई हम तो ये इख्तियार रखते हैं, लेकिन भाई ये मुल्क अवाम का है, ये मेरा मुल्क है। इसको मेरे आबा अजदाद ने इसलिए नहीं आजाद कराया था अंग्रेजों से कि मैं इस पीपल्स पार्टी की कॉलोनी बन जाऊं, कि ये जहां चाहे एक कानून लागू कर दे, मुझ पर मुसल्लत कर दें, आइन को जो है वो तहस नहस और उसके ऊपर वायलेशन करते चले जाएं और लोगों को जो है अपनी दस्तरस में लेके आते जाएं कि भाई अगर कोई आदमी सड़क के ऊपर एक बिल्डर जो है वो अपनी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है और अगर उसने वायलेशन की है तो वो थोड़े पैसे देके वायलेशन को वो एक्सेप्ट करा ले। सड़क डे बाय डे छोटी होती चली जाए, ट्रैफिक का निजाम बढ़ता जा रहा है, पार्किंग की जगह यहां पर मौजूद नहीं है, सीवरेज का निजाम यहां पर ठीक नहीं है, यहां पर पानी किसी को पीने का साफ मिल नहीं रहा, स्कूल तामीर नहीं हो रहे। रेगुलराइजेशन करनी है भाई, क्यों करनी है? आपको शहर ऊपर की तरफ क्यों लेके जाना है? क्योंकि आपने आगे भी लोगों को जमीनें इसी तरह की अलॉटमेंट के जरिए बेची हैं, जिसके ऊपर आपने एग्जेम्पशंस दी लोगों को, जिनको अलॉटमेंट करने का इख्तियार नहीं था उन्होंने अलॉटमेंट कर दी। नैब के अंदर केसेस चलते हैं और नैब की भी हालत यह है कि वो उनसे वॉलंटरीली रिटर्न करा लेता या प्ली बार्गेन करके कहते हैं कि ठीक हो गया मामला,
हुकूमत को तो वापस नहीं मिलती वो जगह, हुकूमत को तो वो प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन नहीं करती। लेकिन कानून क्या कह रहा है, ये आईने पाकिस्तान क्या कह रहा है, भाई ये मिल्कियत, ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने ये इस मुमलिकत को पाकिस्तान के शहरियों के लिए बनाया है, ना कि हुकूमतों के लिए। मैं वफादार रहूंगा रियासत पाकिस्तान का, मैं वफादार नहीं रह सकता इस हुकूमत का जिस हुकूमत ने मेरे तमाम हुकूक को सलब कर लिया है, जो सलब करती चली जा रही है, मुझसे जीने का हक छीन रही है, मुझसे सड़क पे चलने का हक भी छीनने जा रहे हैं। मफाद आमा की चीजों में सड़क के अलावा पार्क हैं, रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, उन तमाम के ऊपर अब प्लॉट्स बनेंगे, उनके ऊपर बिल्डिंगें बनेंगी और तमाम चीजों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ये करने जा रही है पीपल्स पार्टी, इसलिए क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टर्स को सेव करना है। देखें, बात यह है कि सईद गनी साहब हों या सिंध हुकूमत हो या सिंध हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला सिंध हों, इनके इस 13 साल दौर हुकूमत में, बल्कि अब तो 14वां साल भी शुरू हो गया है, इसमें इन्होंने पूरे सिंध में, सिर्फ कराची में ही नहीं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर समेत गांव गोठों में हर जगह बड़े पैमाने पर लैंड रेवेन्यू एक्ट की इन्होंने खिलाफ वर्जी की और उसके साथ साथ बिल्डिंग कंट्रोल के जो बाई लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने बिल्डिंगों को, नक्शों को अप्रूव किया और इसी तरह जो लैंड यूज का कानून है उस लैंड यूज के कानून को भी बालातार रखते हुए उसको भी वायलेट किया। सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़ेह अहकामात हैं उनके अहकामात के बरखिलाफ पिछले सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक करारदाद लेकर आई, उसमें भी इनका यही मजमूम मंसूबा था कि जितने भी इर्रेगुलरिटीज हो गए, चाहे वो लैंड यूज की वायलेशन हो, बिल्डिंग लॉज की वायलेशन हो या कोई और वायलेशन हो, उसको कानूनी शक्ल देकर उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। हमने सिंध असेंबली में ऐसी करारदाद की मुखालफत की, वो इस वजह से मुखालफत की कि इशू है कराची का, इसकी आड़ में आप पूरे सिंध को क्यों निपटाना चाह रहे हैं? पूरे सिंध की इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इर्रेगुलरिटीज है, उसको ऑर्डिनेंस लाकर उसको कानूनी क्यों बनाना चाह रहे हैं? वरना होता ये रहेगा कि आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसी किस्म की फोर्जरी करेगी, इसी किस्म की इर्रेगुलरिटीज करेगी और उसके बाद इसको पब्लिक इंटरेस्ट दिखाकर, शो कर ये फिर सारी इर्रेगुलरिटीज को रेगुलराइज कर देंगे और सैकड़ों हजारों अरब रुपए कमाकर मुल्क से फरार हो जाएंगे। असल में देखें, बात यह है कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है कि इसको कहा जाए कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। होना ये चाहिए कि एक लार्जर कमीशन बनना चाहिए, चंद लोगों का कमीशन नहीं, जो इस बात का जायजा ले कि कराची में जो तामीरात हैं उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी तामीरात ऐसी हैं जिनको रेगुलराइज किया जा सकता है, कौन सी ऐसी हैं जो कि कब्जे की जमीन पर बनी हुई हैं, उसको तो किसी सूरत की कबूल किया ही नहीं जा सकता, पार्कों पे, खेल के मैदान में, एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर, कौन सी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ जो है वो नक्शे में कुछ ऑल्ट्रेशन का मसला है और कौन सी ऐसी हैं कि जो कि पूरे स्ट्रक्चर और पूरी आबादी के लिए खतरनाक है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात को पूरा नहीं करती। उन सबको कैटेगराइज करके फिर सबके हवाले से कोई चीज तय होनी चाहिए और जिन इमारतों को कि जो कब्जे की जमीन पर बनी हुई हैं उन सबको मिसमार होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लोग वहां पर रहते हैं उनको रिहेबिलिटेशन प्लान देना चाहिए। ये पूरा पैकेज है जिसके मुताबिक जो है वो कानून साजी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब चीजें हुकूमत की तरफ से पहले ही जमा होनी चाहिए थी, लेकिन जो है वो बदकिस्मती से ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत किसी ने दिलचस्पी नहीं ली, जिसके नतीजे में अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो एंड यूजर है वो परेशान खड़ा हुआ है। नस्ला टावर टूट रहा है और जिसने जमा पूंजी लगा दी है वो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए अधूरे इंसाफ के नतीजे में तो कराची शहर का क्या हाल होगा, और अगर इस तरह इमारतें टूटना शुरू हो जाएंगी तो अफरा तफरी फैल जाएगी, क्योस हो जाएगा, लोग जाएंगे कहां पर। इसलिए किसी भी चीज को दुरुस्त करने का तरीका ये नहीं है कि इसकी आड़ में पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात अपनी गैर कानूनी चीजों को रेगुलराइज करवा ले और अपनी करप्शन को छुपा ले। हम ये जरूर समझते हैं कि वो कमीशन इसका भी तयन करे कि जो इमारत गलत तरीके से बनी है उस वक्त का चीफ मिनिस्टर कौन था, उस वक्त का जो है वो तामीरात का मिनिस्टर कौन था, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी कौन सी थी, किस इदारे ने गलत अप्रूवल दी, उन सबको भी फिक्स किया जाए। तो लार्जर कमीशन बने तब तो ये काबिल कबूल है, वरना तो सिर्फ ये होगा कि वक्ती तौर पर एक सिचुएशन पैदा हुई है और उसमें पीपल्स पार्टी ये चाहेगी और एमक्यूएम भी ये चाहेगी और इवन सारे लोग ये चाहेंगे कि वो अपनी गैर कानूनी चीजों पर पर्दा डालने के लिए इसको यूज करें, जो नहीं होना चाहिए।
مسئلے کو اس کے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے شہر کراچی اور اس کے 3 کروڑ لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک وسیع فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو بات ہی عجیب سی ہے نا کہ 4-5 رکنی ایک کمیشن جو یہ پروپوز کر رہے ہیں اگر وہ بن بھی جاتا ہے تو خود جو رپورٹ جمع ہوئی ہے وہ 35,000 جگہیں ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں, غلط جگہوں پہ بنی ہوئی ہیں یا ریگولرائز نہیں ہیں. تو 35,000 بلڈنگ کو اور کہتے ہیں 90 دن کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دیکھا جائے تو شہر کراچی میں تو لاکھوں تعمیرات ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا, اور لوگوں سے یہ کہنا کہ وہ آ کر جمع کرائیں تو ان کو کس پرائرٹی بیس کے اوپر کس کا مسئلہ دیکھا جائے گا. اس لیے یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے. ایک لارجر کمیشن بنے, اسٹیک ہولڈرز بنے, ان کی ذیلی کمیٹیاں بنے اور وہ تھورلی جو ہے وہ پورا جائزہ لے, اس کو امپاور بھی کیا جائے اور اس پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی قائم کیا جائے. اگر تو یہ کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مخلص ہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو صرف اپنے کالے دھن کو گورا کرنا اور جو ہے وہ زبردستی اپنی ناجائز چیزوں کو جائز کرانے کے لیے کام کرنا, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین آئیے اب چلتے ہیں جو کراچی میں کنسٹرکشن کا کام کرنے والی ایسوسیشنز ہیں بلڈرز کی, وہ اس آرڈیننس اور اس تمام تر صورتحال میں کیا موقف رکھتے ہیں, آئیے آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں. دیکھیں جو معاملہ ہے گورنر صاحب کے پاس جا چکا ہے. گورنر صاحب کے ساتھ ہماری جو آباد کی جو ایسوسیشن ہے اس کے ڈیلیگیشنز کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, چیف منسٹر سندھ کی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. صرف گورنر صاحب کو 3 چیزوں پر کچھ اعتراضات تھے جو کہ گورنر صاحب نے کہا کہ اس کی کلیئرٹی چاہیے. تو کلیئرٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو جو اب تک جتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے کہ اس کے بعد کوئی فردر انلیگل کنسٹرکشن نہیں ہوگی. ایک تو یہ کلیریفیکیشن چاہیے. دوسری انہوں نے کہا کہ اس جو یہ NRO جو دیا جا رہا ہے یا جو ایمنسٹی اسکیم دی جا رہی ہے اس کا کوئی گورنمنٹ سروینٹ جو ہے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس کی بھی کلیئرٹی چاہیے تاکہ کوئی گورنمنٹ سروینٹ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اور اس کے علاوہ کیونکہ اس کے اندر کہیں بھی ریٹس نہیں لکھے گئے تھے کہ اس کے اندر ریٹس کیا ہوں گے, کہ پر اسکوائر فٹ جو گورنمنٹ نے ریٹ فکس کرنے وہ اس میں ریٹ فکس نہیں تھے. یہ 3 اعتراضات جو ہے گورنر سندھ نے لگا کر سندھ حکومت کو دوبارہ بھجوائے ہیں کہ آپ اس میں یہ چینجز کر کے کریکشن کر کے اور ان تینوں چیزوں کا ڈیٹیل جو بھی آپ نے لکھنی ہے وہ لکھ کے میرے کو دوبارہ بھجوا دیں تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سندھ گورنمنٹ اور گورنر سندھ دونوں ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں جو ہے تو آج کی ڈیٹ میں غالباً ایڈریس ہو جائیں گی اور دوبارہ ریکٹیفائی ہو کے گورنر سندھ کے پاس بھیج دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے یا MKM کی بات ہے تو گزشتہ کچھ دن پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسلہ ٹاور کے اوپر کے تمام لوگوں کے ڈیلیگیشنز جو ہے تو آئے تھے. تو اس وقت بھی موقف یہی تھا کہ جو 17-18 NOCیاں اگر نسلہ ٹاور کے اوپر لی گئی ہیں تو اسی طرح سے بہت سارے اس قسم کے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے اجازت نامے دیے میں 17 NOCیاں دی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر اسے غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو بیسیکلی ہم نے اسی چیزوں پر ریکویسٹ کی تھی گورنر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے اور جتنی بھی یہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ MKM ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ PTI ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تمام باتوں کے اوپر تو ایک پیج پر ہیں کہ واقعی اگر کسی ادارے نے NOCیاں دی ہیں تو ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ریگولائزیشن کی جو پالیسی بیسکلی لائی جا رہی ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ تاکہ ونس فار آل یہ چیپٹر کلوز ہو جائے, جن لوگوں کو NOCیاں دی جا چکی ہیں ان لوگوں کی بلڈنگوں کو نہ توڑا جائے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آباد کا بھی شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ جو بھی انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کے خلاف ایکشن کیا جائے, اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ ہم انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف ہیں. انلیگل کنسٹرکشن چاہے جہاں پر بھی ہو, کراچی میں یا پاکستان میں, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہم آج بھی اپنا آباد اس موقف پر قائم ہیں. بیسیکلی جو ہمارا آرڈیننس ہے وہ CM صاحب نے بھیج دیا گورنر صاحب کو. ان کے 1-2 ایشوز تھے جو بڑے ویلڈ ایشوز تھے اور انہوں نے دوبارہ بھیجا ہے اور یہ کہا تھا کہ میں سگنیچر کرنے سے پہلے میں CM سے ملاقات کروں گا. تو آج انہوں نے الحمدللہ CM صاحب نے اور مرتضی وہاب صاحب نے ملاقات بھی کر لی ہے. اور بہت چھوٹے سے ایشوز تھے, کوئی اتنے ایشوز تھے جس کے اندر ایک تو ریگولائزیشن کی فیس جو ہے اس کو انہوں نے بیٹھ کر کے طے کرنی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی آفیشل اس کے اندر نہ آئے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے تاکہ کرپشن نہ ہو اس کے اندر.
اور تیسرے کہ جو آج تک irregularity ہو چکی ہے اس کے بعد آئندہ کوئی بھی تو یہ 2-3 پوائنٹ ایسے تھے جو انہوں نے آج ڈسکس کرنی تھی ان سے, اور آج انہوں نے میٹنگ کر لی, اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک یہ انشاءاللہ آرڈیننس آ جائے گا. دیکھیے اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جیسے ایمینٹیز ہیں یا قبضے کی زمین ہے یا قبضے پہ کسی نے کام کیا ہے تو وہ بالکل اس میں ریگولرائز نہیں ہوگی. اس کے اندر یہ صرف وہ جن کی آلریڈی این او سیز ایشو کی ہوئی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس نے اتھارٹی نے, اور جتنی 17 این او سیز جن بلڈروں نے لی ہوئی ہے وہ باقاعدہ اس کی اسکروٹنی ہوگی, اور اسکروٹنی کے بعد اس کو ریگولرائز کیا. ایسے نہیں کہ جہاں مرضی ہے وہاں پہ شہر کے اندر آپ ریگولرائز کر دیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر یہی اعتراضات ہیں جس کے اندر یہ 3 پوائنٹ ڈالے گئے. سی ایم سے جو ہماری 2 میٹنگ ہو چکی ہے ہماری, ایک ہم پہلے میٹنگ کر کے رہے تھے جب ہمارا پروگرام احتجاج تھا, اس کے بعد ایک میٹنگ کی ہم نے, اور ہم نے فالو اپ میٹنگ پرسوں ہم نے کی ہے. اس کے ہم نے بہت اچھی طرح کنڈم کیا ہے کہ انلیگل کنسٹرکشن کے ہم خلاف ہے, کیونکہ ہمیں مافیا کہا جاتا ہے. وی آر لیجیمیٹ بلڈرز, ہم لوگ مافیا نہیں ہیں. بیسیکلی یہ کانٹریکٹرس ہیں جو پورشنز بھی بناتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کچی آبادی کے اندر 60 گز 80 گز کے اوپر 8-8 منزلیں بنی, اس وقت 56% کچی آبادی ہے سلمس ایریا. اب اگر ہمارے پلانس اپروو نہیں ہوں گی تو آبادی تو بڑھنی ہے, اور ہم تو خود گورنمنٹ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہر سال ہم 3 لاکھ گھر بنا کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا کام بھی ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن ہم تو انلیگل کنسٹرکشن کے بالکل سخت خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی انلیگل کنسٹرکشن اس کو آپ ڈیمولش کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو آرڈیننس لایا گیا جس سے غیر قانونی آبادیاں جو قائم ہیں ان کو ریگولرائز کر دیا جائے گا. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم آشیانے نہیں توڑیں گے, لیکن سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ شہر بھر سے غیر قانونی تعمیرات کا صفایا کیا جائے. نسلہ ٹاور کے بعد یہ تمام تر صورتحال شہر میں پیدا ہوئی. یہ صرف ایک نسلہ ٹاور کی بات نہیں ہے, شہر کے بے شمار مقامات پر آج بھی غیر قانونی تعمیرات قبضہ عروج پر ہے. لیکن اس آرڈیننس کے ذریعے اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام تر صورتحال سنگینی اختیار کر لے گی. شہر کے بے شمار مقامات پہ مزید غیر قانونی تعمیرات اور قبضہ مافیا سرگرم ہو جائیں گے, اور اس آرڈیننس کے ذریعے سب کو ریگولرائز کرنا شروع کر دیا جائے گا. اس کی مخالفت کی یہ آرڈیننس جو گورنر کو بھیجا گیا, گورنر نے اس آرڈیننس کو بغیر سائن کیے واپس کر دیا, مزید اس میں کچھ نقطوں کو ایڈ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں. اور جو 7 بلڈرز کا موقف تھا اس تمام تر صورتحال میں آج کے پروگرام میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھا. عوام اور اپوزیشن جماعتیں ساتھ ساتھ سندھ سرکار اس تمام تر صورتحال میں ایک پیج پر نظر نہیں آتے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.